नमस्कार साथियों, इजी मल्टी सोल्यूशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि स्किल टेस्ट के बारे में जो हम कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। तो देखते हैं पार्ट 2 वीडियो में क्या क्या आपको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो देखिए, अगला बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो जीनर डायोड है। ये जीनर डायोड है, इस तरह से आपको रंगीन कलर में मिलेगा, लाल और बीच बीच में कुछ काले रंग रहेंगे, ब्लैक रिंग। ठीक है, ये रिंग की तरह से ब्लैक ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो ये जीनर डायोड है। डायरेक्ट आप पहचान लेंगे जीनर डायोड हो गया। और देखिए, जो ब्लैक कलर यानी कि ब्लैक रिंग जो है नज़दीक में जिधर है उसको कैथोड, और जिधर रेड ज़्यादा एरिया लेकर कवर किया हुआ है उसको एनोड बोलते हैं। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। यानी कि ज़्यादा वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये बड़ा वाला हिस्सा ऑटोमेटिक आप प्लस। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा वाला हिस्सा पॉजिटिव। और दूसरा ट्रिक है इसको प्लस और माइनस को याद करने के लिए, अगर आप सीधे करके देखेंगे तो देखिए, अगर सिर्फ इसको सीधा इसका ड्रा किया जाए तो देखिए इस तरह से ड्रा करेंगे, इधर क्या आ रहा है, एक रिंग आ रहा है, लाइन आ रहा है। इससे हम समझेंगे कि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस मान लेंगे। ठीक है, ये आपके दो तरीके हमने बता दिए ताकि कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में या स्किल टेस्ट में, आप बहुत आसानी से इसको बता ले जाएं। और सिंबल क्या होता है, देखिए सिंबल तो आपके सामने है, जबकि सभी लोग पढ़े होंगे कि जीनर डायोड के लिए यहाँ पर इस तरह से सिंबल होता है। और कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में जीनर डायोड का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि जीनर डायोड में जेड पड़ा होता है तो इसको जेड की तरह ही बनाया जाता है। तो मैक्सिमम आपको ये मिलेगा जीनर डायोड के लिए। ये इसका मिरर इमेज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखिए 40 मिलीवाट का जीनर डायोड है। ये 40 मिलीवाट का जीनर डायोड है। तो जीनर डायोड कैसा है, देखिए इधर ब्लैक रिंग पड़े हुए हैं, इधर ब्लैक रिंग है, इधर रेड है। तो जीनर डायोड का इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा रंगीन मिजाज का होता है, देखने में रंग बिरंगा दिखेगा। अब अगला देखते हैं, थोड़ा सा इसमें वाट रेटिंग अलग अलग होती है, तो इस पर बाद में डिस्कस किया जाएगा, बाद में डिस्कशन किया जाएगा। ये सभी जीनर डायोड के सिंबल्स हैं। देखिए, ये 1 वाट का जीनर डायोड है, ये 2 वाट का जीनर डायोड है। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल डायोड हूबहू ऐसा ही होता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है और ज़्यादा वाला हिस्सा को पॉजिटिव बोलते हैं। जो ज़्यादा रहेगा उसको पॉजिटिव, जो पतला रहेगा, कम मात्रा में रहेगा, उसको नेगेटिव बोलते हैं। ये भी एक जीनर डायोड का दिया गया है इमेज। तो ये 5 वाट का जीनर डायोड है, तो थोड़ा सा हाई पावर का जीनर डायोड कह सकते हैं। हाई पावर है इसलिए हीट सिंक भी लगा है इसमें, ताकि आपका जो हीट है ईजिली रेडिएट हो सके इन्वायरमेंट में और ये डिवाइस सेफली चलता रहे। नहीं तो अगर क्या है कि हाई पावर का है, जब हाई पावर होगा तो हीट उसमें ज़्यादा निकलेगा, हीट ज़्यादा आएगा। तो अगर ये बाहर हीट को तो अपने रेडिएट नहीं करेगा, हीट को अगर बाहर नहीं, वातावरण में नहीं छोड़ेगा, तो ये गर्म होगा, हीट होगा। जब हीट होगा तो ये बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसको बचाने के लिए इसके एरिया को बढ़ाया जाता है, डिवाइस के एरिया को बढ़ाया जाता है, और इसमें मेटल लगा दिया जाता है कि मेटल जल्दी से हीट होकर के बहुत जल्दी से अपना हीट बाहर भेज देता है। अगर यही इंसुलेटर रहता, इंसुलेटर में क्या होता है, हीट तो अंदर ही अंदर रहेगा, इंसुलेटर में हीट बाहर जाता है नहीं। लकड़ी को गर्म करेंगे इधर से, इधर नहीं गर्म होगा, लेकिन लोहे को इधर से गर्म करेंगे, इधर जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यही चीज़ है हीट सिंक लगाने का विशेषता। अगले देखिए कंपोनेंट को यहाँ पर पहचानने के लिए, गन डायोड है। गन डायोड का कुछ इस तरह से इमेज होता है। तो ये गन डायोड हो गया। दूसरा है लाइट इमिटिंग डायोड, ये लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ठीक है, पिन डायोड भी जीनर डायोड की ही तरह होता है। पिन डायोड भी जीनर डायोड की तरह होता है, लेकिन इसमें देखिए क्या डिफरेंस है। इसमें यहाँ पर कुछ वाइट तरह का आपका रिंग मिलेगा और बीचों बीच मिलता है, इसमें बीच में मिलता है। तो ये रहा पिन डायोड। अब देखिए, ये डार्क कलर है, इधर डार्क कलर है, इधर लाइट डार्क डार्क है, इधर राइट लाइट डार्क, इधर डार्क कलर। ठीक है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा बाद में।
देखते हैं स्टेप रिकवरी डायोड, नॉर्मल डायोड की तरह ये भी दिख रहा है, नॉर्मल डायोड की तरह ये भी दिख रहा है। इसलिए हमें नॉर्मल डायोड जो होता है, नॉर्मल डायोड को 1N 1007 या 4007, अभी इसको कंफर्म कर देता हूँ मैं, ये 4007 है, 4007, 1N 4007 एक नॉर्मल डायोड है, ठीक है। और बाकी डायोड अभी आपसे स्किल टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डायोड ही लोग नहीं बता पाते हैं, तो ज़्यादा हैवी डायोड क्या रखा जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं लेजर डायोड। ये है लेजर डायोड, ये भी चांस कम है कि आपको देखने को मिले स्किल टेस्ट में। ये फोटो डायोड है, इसको देखने को मिल सकता है आपको, ये ज़रूर देखने को मिल सकता है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या है, इसमें देखिए इस पर लाइट पड़ेगा तो यह डायोड जो है रिवर्स बायस में एक्टिव हो जाएगा, काम करने लगेगा। नेक्स्ट आपका मिलता है टनल डायोड। इस तरह से टनल डायोड होता है, इस तरह से टनल डायोड होता है। ये भी कम चांस है कि आपको स्किल टेस्ट के लिए मिले। ये वैरेक्टर डायोड है, इस तरह से वैरेक्टर डायोड है, ट्रांजिस्टर के शेप में रखा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे ट्रांजिस्टर के शेप में इस तरह से अगर मिलता है तो वैरेक्टर डायोड है। और ये भी चांस कम ही है कि आपको देखने को मिले, ज़्यादा चांसेस जो ऊपर वाले वीडियो में, पहले वीडियो में था वो मिलेगा। ये शॉटकी डायोड है, तो शॉटकी डायोड, इन सब के स्पेसिफिकेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। शॉटकी डायोड, रिवर्स सिक्योरिटी डायोड, जीन डायोड, तो कई डायोड आपने देखे कि सिमिलर एकदम एक हुबहू ऐसे ही हैं, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपसे बस सिर्फ पूछा जाएगा क्या, नॉर्मल डायोड जिसकी रीडिंग क्या रहेगी 1N4007, ठीक है। तो जीना डायोड के बारे में हमने बता ही दिया है, जीना डायोड इस तरह से होता है। अब चलिए कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को रजिस्टर के बारे में नहीं हमने बताया है, तो रजिस्टर के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा, और कैपेसिटर के बारे में भी चर्चा जरूर कर ली जाएगी। तो देखिए पहले छोटे छोटे कंपोनेंट्स को देखिए। ये लाइट इमिटिंग डायोड है, रेड कलर के होते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। फिर IR डायोड, इंफ्रा रेड डायोड जो होते हैं, इंफ्रा रेड लाइट को इमिट करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड इंफ्रा रेड, जो कि हमारे एप्लीकेशन कहाँ पर है, टीवी के रिमोट में, CD के रिमोट में, DVD के रिमोट में, मीन्स सिक्योरिटी सिस्टम में, जहाँ पर हमें वो लाइट की ज़रूरत ना हो लेकिन उस लाइट से कुछ कंट्रोल हो डिवाइस, ऐसे जगह पर IR डायोड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी कुछ इधर की चीज़ें हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों को समझाया जा सकता है। जैसे गन डायोड है, तो ये माइक्रोवेव डिवाइस है, माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। पिन डायोड क्या है, ये भी माइक्रोवेव के डिवाइड है। स्टेप रिकवरी डायोड माइक्रोवेव है। तो इसी तरह से ये लेजर डायोड है, ये ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है। फोटो डायोड ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, ठीक है। टनल डायोड ये फास्ट स्विचिंग डायोड है, ये भी माइक्रोवेव के लिए है। वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड वेरिएबल कैपेसिटर का होता है डायोड। ये देखिए, ये नॉर्मल डायोड का सिंबल कुछ ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पर एक कैपेसिटर बना दिया जाता है, और ये वेरिएबल नेचर का बनाने के लिए इस तरह से एरो बना दिया जाता है, यानी कि कैपेसिटर को वेरी किया जा सके, यानी कैपेसिटेंस को वेरी किया जा सके। ऐसा डायोड जिसके कैपेसिटेंस को वेरी किया जा सके, कब, जब इस पर वोल्टेज अप्लाई करके, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटेंस वेरी होता है। तो ये आप लोगों को बेसिक पढ़ना होगा, बेसिक आप लोगों को जानना होगा, तब आप वैरेक्टर डायोड के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वैरेक्टर डायोड क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर, यानी कि वोल्टेज, अगर इसके टर्मिनल के वोल्टेज को हम वेरी करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस वेरी होगा। जब कैपेसिटेंस वेरी होगा, कैपेसिटेंस वेरी होगा तो सर्किट में टाइम कांस्टेंट CR होता है, ठीक है। तो इस टाइम कांस्टेंट को वेरी कर सकते हैं। कैपेसिटेंस वेरी हो गया तो ये भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके वजह से फ्रीक्वेंसी 1/2πRC, 1/2πRC। तो अगर कैपेसिटेंस वेरी हो रहा है तो क्या होगा, वेरी फ्रीक्वेंसी वेरी होगा, 2πRC। ये कैपेसिटेंस वेरी होगा तो फ्रीक्वेंसी वेरी होगा। जब फ्रीक्वेंसी वेरी होगा तो ये FM में वेरी इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर के लिए कैसे रीडिंग लिया जाता है, ये देखिए, आपका सिरेमिक कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर,
तो ये ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में आपको, बहुत ज़्यादा चांस है, हाई चांसेस। सिरेमिक कैपेसिटर और ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर दोनों के बहुत ज़्यादा ही हाई चांस हैं आपको एग्ज़ाम में मिले। तो इसको रीडिंग कैसे लेना है, इसको यूज कैसे करना है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर तो आपके फ़िल्टर में भी यूज होता है, डायोड जो रेक्टिफायर होता है, ये कैपेसिटर आप यूज करेंगे। पोलराइज्ड कैपेसिटर है, इसको पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलेंगे। पोलराइज्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पहचान कहाँ से करेंगे कि नेगेटिव है, देखिए जो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा यहाँ पर नेगेटिव 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 लिखा रहता है इस तरह से, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। उसके अलावा जो टर्मिनल बचता है पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये जब कंपोनेंट आप जाएंगे मार्केट में लेंगे तो सबसे पहले जब लेंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल का थोड़ा सा कम होता है। बट अगर आप यूज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर, इसको कट करके बराबर कर दिए हैं, तो कठिन होता है कि कैसे पता करें पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए ये कंपनी इस तरह से प्रोवाइड करती है यहाँ पर नेगेटिव लिख करके। तो चलिए रीडिंग लेने के लिए सीखते हैं, क्या ये रीडिंग का क्या मतलब होता है। ऐसे सिरेमिक कैपेसिटर रहेगा तो लिखा रहेगा 2E104K। इससे आपको इस कैपेसिटर के पूरे प्रॉपर्टी को जानने में मदद मिलेगी। तो देखिए 2E क्या बताता है, ये अल्फ़ाबेटिकल जो होता है ऊपर वाला, ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज बताता है। और ये क्या बताता है, कैपेसिटेंस वैल्यू बताता है 104। और उसके बाद ये क्या बताता है, टॉलरेंस, नीचे वाला जो अल्फ़ाबेट होता है टॉलरेंस बताता है। तो चलिए सिरेमिक कैपेसिटर का रीडिंग हम लोग निकालना सीखते हैं। तो कैसे इसका रीडिंग लोड करना होगा, देखिए इसको छोड़िए, अभी ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, 104 को पकड़िए, पकड़ के ले आइए। पकड़ने के बाद इनको क्या करिए, जो शुरू के 2 डिजिट हैं हूबहू ऐसे उतार दीजिए, उतार दिया गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, उसके बाद 10 लिखिए। ये 10 अपने तरफ से लिखना है मल्टीप्लायर में। ये 10 के पावर, ये जो होता है 10 के पावर होता है, 10 के पावर कितना हो गया 4। इतना कैपेसिटेंस का वैल्यू आया। और कैपेसिटेंस हमेशा किसमें, पीको फैरेड में रिप्रेजेंट किया जाता है, पीको फैरेड। तो इतना पीको फैरेड होता है, इस तरह से हम रीडिंग इसका निकालेंगे। और मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, 2E से निकलेगा और K से निकलेगा, तो इसका अलग से टेबल होता है। तो ये उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, बट एक बार अगर आप याद कर सकें तो याद कर लें कि इसका टॉलरेंस क्या है और मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है। इस सिरेमिक कैपेसिटर को नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है। इस टर्मिनल को पॉजिटिव पर भी लगा सकते हैं, नेगेटिव पर भी लगा सकते हैं। इस टर्मिनल को भी उसी तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पर लगा सकते हैं, ठीक है। जिसमें पोलैरिटी का कोई टेंशन ना हो उसमें सिरेमिक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिसमें हमें पोलैरिटी की ज़रूरत हो डीसी सप्लाई के लिए, तो उसमें क्या है, पोलराइज्ड कैपेसिटर यूज होना ज़रूरी है। अब चलिए पोलराइज्ड कैपेसिटर की रीडिंग कैसे ली जाती है उसको एक बार देखते हैं। तो देखिए पोलराइज्ड कैपेसिटर में डायरेक्ट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 10 माइक्रोफैरेड। कितना वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है मैक्सिमम, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट का ये मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है वो वियर कर सकता है, नहीं तो इसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। और ये कितना है, 10 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटेंस वैल्यू है। ये C है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, V मैक्स ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो कैपेसिटर का ये समझ लिए हैं। और कैपेसिटेंस को एक बार थोड़ा सा और मैं अपने तरीके से एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, जिसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, जो कि यही फार्मूला आप रेजिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैपेसिटेंस में यहाँ अगर A है, यहाँ B है, यहाँ C है, 3 डिजिट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 104 है। तो इसको कैपेसिटेंस की रीडिंग के लिए क्या लिखेंगे, A डायरेक्ट ऐसे उतार दिया जाएगा, फिर B उतार दिया जाएगा, इंटू 10 टू द पावर C, इतना कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है। ऐसे ही रेजिस्टेंस का भी रीडिंग आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कलर कोडिंग आपको याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस के लिए कलर कोडिंग याद होना चाहिए, किस कलर के लिए कौन सा कोड है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इस तरह से होता है। और इसमें ऐसे आपको वैल्यू लिखा रहेगा साफ साफ। ये ज़्यादातर आपको ऑरेंज तरह कलर में मिलता है कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर।
ऑरेंज ब्राउन इस तरह से। तो देखिए कैपेसिटेंस का कुछ कन्वर्जन भी दिया है ये टेबल। तो कैपेसिटेंस का कन्वर्जन करने के लिए देखिए, चलिए नॉर्मली जैसे कि 104 है, 104 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁴, इसको पिको फैरेड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, 10⁵ पिको फैरेड को 10⁻⁻12 लिख सकते हैं पिको को, और ये फैरेड हो गया। इसको नैनो में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁵ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ फैरेड। अब 10⁻⁹ को हम नैनो बोलते हैं, इसको हम एन बोलेंगे, तो ये नैनो फैरेड इस तरह से बदल गया। और इन दोनों को मिला करके क्या लिख सकते हैं, 10⁵ और 10⁻⁻3 इनको करेंगे 10⁻² हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 100 नैनो फैरेड। इसी को माइक्रो फैरेड में बदलना हो तब क्या करेंगे, 100 नैनो फैरेड हो गया। अब इसी को माइक्रो फैरेड में बदलना है, तो देखिए माइक्रो फैरेड में बदलने के लिए क्या है, 100 तो यहाँ लिखा रहने दीजिए। माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 होता है, तो 10 पावर यहाँ -9 है, तो इसको ब्रेक करेंगे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, तो ये माइक्रो हो जाता है। 10⁻⁻6 को माइक्रो बोला जाता है। तो देखिए अब 10⁻⁻3 है, यानी कि 1000 बोला जाता है इसको, 1/1000 कह सकते हैं, 100/1000 इंटू नैनो फैरेड, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 नैनो फैरेड आ जाएगा। यानी कि 1 पिको फैरेड बराबर 1 पिको फैरेड इक्वल्स टू 0.1 नैनो फैरेड, और यही क्या हो जाएगा, सॉरी 0.1 माइक्रो फैरेड है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये माइक्रो है, ये भी माइक्रो है। तो माइक्रो फैरेड और फिर 100 नैनो फैरेड, 100 नैनो फैरेड। इस तरह से कैपेसिटेंस का कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं और क्या दिया हुआ है हमारे टेबल में। तो देखिए ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है उसका टेबल दिया हुआ है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने रेंज है, 1H, 1H के लिए 50 वोल्ट, अगर 1H लिखा हुआ है तो 50 वोल्ट, यानी कि इसमें तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है डायरेक्ट रीडिंग और वोल्टेज रेटिंग दोनों लिखा रहेगा। बट सिरेमिक कैपेसिटर में इस तरह से कोड में लिखा रहेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना जगह होता नहीं है, इस कैपेसिटर में इतना जगह होता नहीं है कि हम ज़्यादा कुछ लिख पाएँ, तो इसलिए इसको छोटे कम शब्दों में कम अक्षरों में कोडिंग करके लिखा जाता है। अब देखिए 2A का क्या रेटिंग है, 100 वोल्ट, 2T का 150, 2D का 200, 2E का 250, 2G का 400, 2J का 630। इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज जो मैक्सिमम रेंज रखा गया है उस तरह से रखा गया है। टॉलरेंस के लिए भी देखिए, टॉलरेंस क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस है, हमारा कैपेसिटर है कितनी वैल्यू पे वेरी कर सकता है, कितना वेरी करेगा। तो देखिए बी कोड लिखा रहेगा तो ±0.1 पिको फैरेड, यानी कि जैसे कि हमने देखा कितना था पिको फैरेड, 10⁵ पिको फैरेड था, 10⁵ पिको फैरेड, इसका 0.1% कितना होगा, 10⁵ का 0.1%, 0.1 का मतलब 0.1 डिवाइड बाई 100। तो इसको और भी मल्टीप्लाई करें 10 से, तो ये 1 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो यानी कि इसको 1000 बना लिया जाए तो 1 2 3 बार से कट हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से हट जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻² बचेगा, यानी कि 10⁻² पिको फैरेड, इतना वेरिएशन हो जाएगा। 100 पिको फैरेड का 100 पिको फैरेड, इतना वेरिएशन होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम वेरिएशन इसमें इतना आएगा कैपेसिटेंस में इसके। यानी कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10⁵ पिको फैरेड, बट वेरी हो सकता है, इतना ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, टॉलरेंस ये बताता है। तो नेक्स्ट में देखिए सी के लिए कलर कोडिंग में क्या दिया है, सी के लिए दिया है 0.25, डी के लिए 0.5 मीन्स
यह 1/4 है, 1/2 है, ये 1% है, 2% है, 3 है, 4 नहीं दिया है, 3 के बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। बस इसको क्या है 1/10 याद रखिए, पहले वाले को 1/10, तो 1/10, 1/4, 1/2 यहाँ तक BCD। उसके बाद FGH, I नहीं है, J, I में कन्फ्यूजन हो सकता था इसलिए हटाया गया है, फिर K, फिर L नहीं है, फिर M, फिर Z के लिए कितना है 80% प्लस 80% R माइनस 20% टॉलरेंस। तो ये रहा आपका कैपेसिटर का थोड़ा सा जानकारी और थोड़ा सा बेसिक एलिमेंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर के लिए कि उससे रिलेटेड कैसे इंटरव्यू निकाले जा सकते हैं या उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर मोस्ट प्रोबेबल है कि रेक्टिफायर ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, तो रेक्टिफायर से रिलेटेड ज़रूर जानकारी रखें। तो अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे हम। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। जो भी डाउट हो पूछें, ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। और वीडियो को कैसे और सुधारा जा सकता है अपना सजेशन भी दे सकते हैं। और सभी लोगों को NFL के लिए, स्किल टेस्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग बिना डरे NFL का स्किल टेस्ट दें और एक बार कम से कम अपने जो प्रैक्टिकल बुक है उसके सर्किट डायग्राम, उसके कंपोनेंट के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लें। और बेसिक प्रैक्टिकल करने पर आपको टेबल कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है, वो एक बार थोड़ा सा आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट में कैसे पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, कभी भी बदल दिया जा सकता है। अभी स्किल टेस्ट मेरा हुआ था, IOCL में स्किल टेस्ट हुआ था, उसके बारे में बताऊंगा। मेरे मित्र का हुआ था, NTRO में हुआ स्किल टेस्ट, उसके बाद IIT कानपुर में हुआ था स्किल टेस्ट। तो ये सब इसका बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा अगले वीडियो में। उसके लिए से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।